हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज अविनाश करवार, योर फिजिक्स टीचर एंड वेलकम टू एटोमिया क्लासेस। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग 11th का जो मेन टॉपिक है ना, पहला मेन टॉपिक है, उसको शुरू करने जा रहे हैं। क्या है? मोशन ना, जिसका फिजिक्स में नाम दिया गया है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या मतलब है? काइनेमेटिक्स का काइन जो ये वर्ड है वो दो रूट वर्ड से बना हुआ है। कौन कौन से रूट वर्ड? एक तो इसमें है काइन और दूसरा है मैटिक्स, है ना। तो काइन का जो मतलब होता है वो है मोशन। क्या होता है? मोशन। और मैटिक्स मतलब कि स्टडी। तो बेसिकली जो हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया है वो है स्टडी ऑफ मोशन। ठीक, ये पूरा एक यूनिट है। कौन सा? मैकेनिक्स, जिसके अंदर ये एक चैप्टर है ना। जो मैकेनिक्स यूनिट है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पहले वीडियो लेक्चर में बताया था कि मैकेनिक्स बहुत सारे यूनिट्स हैं हमारे फिजिक्स में, उसमें पहला यूनिट आता है हमारा मैकेनिक्स। तो थोड़ा सा मैं मैकेनिक्स के बारे में भी बताना चाहूंगा आपको कि मैकेनिक्स जो यूनिट है उसमें हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो पहला चैप्टर जो है वो ये है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स। दूसरा चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ही एक्सटेंशन चैप्टर है फ्रिक्शन। चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी। देन फिफ्थ चैप्टर है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। एंड सिक्स्थ है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास और कोलिजन। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। तो ये मैकेनिक्स का बेसिक यूनिट है। ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और सीक्वेंस में ही पढ़े जाते हैं। इसके अलावा ये तो मैकेनिक्स का फर्स्ट पार्ट हो गया। मैकेनिक्स जो पूरा है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। पहला सेक्शन, पहला जो यूनिट है वो मैंने आपको बताया मैकेनिक्स 1। मैकेनिक्स 2 आता है इसके बाद, जिसमें पहला चैप्टर है रोटेशनल मोशन, जिसमें इन सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। रोटेशन मोशन हो गया, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया जिसे एसएचएम भी कहते हैं, और फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये 2-3 चैप्टर और हैं जो मैकेनिक्स सेक्शन में ही हम लोगों को पढ़ने हैं, वो मैकेनिक्स 2 हो जाता है। ये जो सेक्शन है वो मैकेनिक्स 1 कहलाता है। मैकेनिक्स 2 में हमने क्या कहा? रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, एसएचएम और फ्लूइड, फ्लूइड डायनेमिक्स। ये 3 चैप्टर और मैकेनिक्स यूनिट में ही हम लोगों को पढ़ने। एक आध छोटे मोटे चैप्टर्स और मिलेंगे आपको, है ना, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो वो भी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो इन यूनिट्स में ही हम लोग साथ में पढ़ लेंगे। तो होप कि ये आपको ओवरव्यू समझ में आया हो कि कैसे कैसे हम लोगों को अपने इस मैकेनिक्स सेक्शन को पढ़ना है। तो आइए हम लोग अपना पहला टॉपिक जो है काइनेमेटिक्स वो शुरू करते हैं। क्या कहा हमने काइनेमेटिक्स के बारे में? कि काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है ना। काइनेमेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मोशन। मोशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और है इसमें कि मोशन के बारे में क्या मतलब, मोशन कैसे हुआ ये, या फिर मोशन के इफेक्ट्स क्या हैं। लाइक मोशन होगा तो क्या होगा, है ना, कोई भी पार्टिकल है उसमें मोशन होगा तो क्या होगा? मूव करेगा वो, उसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो, उसके अंदर कुछ स्पीड, कुछ वेलोसिटी, कुछ एक्सेलरेशन आएगा। तो वो सारी जो चीजें हैं जो मोशन के इफेक्ट को डिस्क्राइब करती है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे हमारे पहले चैप्टर में काइनेमेटिक्स में। इसके अलावा फिर कि मोशन हुआ कैसे, है ना, क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल थी जिसकी वजह से मोशन हो रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कहीं हम फोर्स लगाएंगे तो मोशन होगा, है कि नहीं। तो ये जो फोर्स वाली चीजें हैं ये हम सेकंड चैप्टर से पढ़ना शुरू करेंगे। लाइक जो कॉजेज हैं कि किस
कारण से मोशन हो रहा है, वो कारण हम लोग सेकंड चैप्टर से शुरू करेंगे। यानी कि काइनेमेटिक्स मोशन वाले चैप्टर में हम लोग सिर्फ इफेक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, लाइक वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना होगा, है ना, ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये पार्टिकल कितना दूर चला है अपने मोशन वाले पीरियड में, ये सारी चीज़ें काइनेमेटिक्स में क्लियर होगी। ठीक, तो आइए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं और पहला हेडिंग डालते हैं मोशन। तो जो मोशन चैप्टर है बहुत ही बेसिक चैप्टर है, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है इसको और काफ़ी कुछ चीज़ें याद भी होगी। तो सबसे पहले तो उन छोटी छोटी चीज़ों को रिवाइज करते हैं हम लोग कि क्या क्या टर्म्स थे मोशन के अंदर। तो सबसे पहले तो हम लोग यही समझते हैं कि मोशन क्या है। मोशन क्या है? तो मोशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पार्टिकल का रिलेटिव पोजीशन का चेंज होना, यानी कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाना ड्यूरिंग सम टाइम इंटरवल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एक अच्छी भाषा में कि मोशन कैन बी डिफाइंड एज रिलेटिव चेंज, है ना। अभी इस टर्म पे भी हम लोग आते हैं कि रिलेटिव क्यों, डिफाइंड एज रिलेटिव चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, ठीक, ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ टाइम। अब ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसमें टाइम तो लगेगा, ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ टाइम। दिस इज मोशन, या फिर सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज व्हाट मोशन है ये। अच्छा, अब देखिए हमने क्या क्या, रिलेटिव चेंज इन मोशन। रिलेटिव का क्या मतलब है? रिलेटिव का मतलब होता है कि किसी के रेस्पेक्ट में, है ना। जैसे मैं मोशन देख रहा हूं या आप मोशन देख रहे हैं, आप हो सकता है कि ट्रेन पे बैठ के मोशन देख रहे हैं, हो सकता है कि कोई ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पे बैठ के, है ना, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे बैठ के मोशन को देख रहा है। तो इन दोनों ऑब्जर्वर के लिए, एक जो ट्रेन में बैठा है, एक जो प्लेटफॉर्म पे है, दोनों के लिए मोशन अलग अलग है। इसलिए ये टर्म मोशन के साथ हमेशा ये टर्म जुड़ता है, क्या, रिलेटिव, कि कौन ऑब्जर्वर है जो मोशन को एनालाइज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं कि उस ऑब्जर्वर की बात करें जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है ना। तो ट्रेन के अंदर जो बैठा हुआ है ऑब्जर्वर, उसके सामने जो पर्सन है उसके लिए वो पर्सन मूव नहीं कर रहा है। वो क्या देखेगा कि ठीक है, 1 घंटे पहले भी ये पर्सन मेरे सामने ही था और 1 घंटे के बाद भी वो पर्सन मेरे सामने ही है, तो मेरे रिस्पेक्ट में वो पर्सन मूव नहीं किया, यानी कि उस पर्सन ने कोई मूवमेंट नहीं किया है। लेकिन अगर उस पर्सन का, है ना, लाइक लेट अस अज्यूम कि 2 कंपार्टमेंट है और यहां पे ऑब्जर्वर बैठा है। लेट से ये पर्सन 1 है और एक दूसरा पर्सन है ना, ये पर्सन 2 है, और ऑब्जर्वर कौन है, पर्सन 1 ऑब्जर्वर है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। ठीक, एक और पर्सन है, ये मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है किसी सीट पे। ठीक, तो अब इसके लिए ये भी लेट से कि ये तीसरा पर्सन है और इसको भी हम ऑब्जर्वर मान लेते हैं। तो ये ट्रेन चल रही है, ठीक, लेट से कैसे चल रही है, पैरेलल चल रही है, ऐसे, है ना, ऐसे ट्रेन जा रही है, ये पर्सन यहां बैठा हुआ है। तो इस पर्सन के लिए ये पर्सन मूव करेगा, नहीं करेगा। वो 1 घंटे पहले भी वहीं बैठा हुआ था उसके सामने वाली सीट पे और 1 घंटे के बाद भी उस सामने वाली सीट पे बैठा है। इसके लिए तो इसका मोशन नहीं हुआ, लेकिन इसके लिए ये जो पर्सन है, ये जो ऑब्जर्वर है, कहां पे, जो प्लेटफॉर्म पे, उसके लिए ये दोनों कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। वो अलग बात है कि कुछ दूर जाने के बाद ये पर्सन दिखाई नहीं देगा, बट ड्यूरिंग सम टाइम इंटरवल ये दोनों इसके लिए मूव कर रहे हैं, यानी कि ये जो पर्सन 2 है वो भी इसके लिए मूव कर रहा है। तो देखा आप लोगों ने कि दोनों ऑब्जर्वर के लिए मोशन अलग अलग है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि किसी के लिए मोशन हो रहा है और किसी के लिए मोशन नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग मोशन में हमेशा ये टर्म ऐड कर देते हैं, रिलेटिव।
यानी कि मोशन ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि कौन उस मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक, ओके। मोशन की अगर हम लोग बात करें तो मोशन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि मोशन को हमें 3 पार्ट्स में पढ़ना है। मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन। सेकेंड है मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन। एंड थर्ड वन इज मोशन इन 3 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन। अब मोशन इन 1 डायमेंशन क्या है, देखिए जब भी कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करे, है ना, कोई ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहा है, यानी कि उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए एक ही डायरेक्शन, एक ही डायमेंशन सफिशिएंट है, तो उस मोशन को हम लोग कहते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। क्या कहा हमने, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ और लीनियर पाथ भी कह सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई चींटी है, एक बड़ी सी रस्सी है, उसके ऊपर चले जा रही है ना, तो उस चींटी का जो मोशन होगा वो लीनियर मोशन होगा, वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। वो चींटी क्या करेगी, वो स्ट्रेट पाथ में उस रस्सी पे सीधे सीधे चलती जाएगी, है ना, वो ना इधर मुड़ सकती है और ना उधर मुड़ सकती है, ना लेफ्ट और ना ही राइट। उस केस में वो गिर जाएगी। तो क्या हुआ, अब मोशन उसका रेस्ट्रिक्ट हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर पाएगी। तो ऐसे मोशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं या मोशन इन 1 डायमेंशन कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन की जरूरत पड़ती है, दूसरे डायमेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि अगर हम लोग नंबर लाइन की बात कर लें, है ना, जैसे ये एक डायरेक्शन हो गई, तो अब पार्टिकल, है ना, इस डायरेक्शन में या तो आगे चल सकता है या फिर पीछे चल सकता है। जब भी इस तरीके का मोशन होगा हम क्या कहेंगे कि मोशन लीनियर हो रहा है। इस तरह के मोशन का एक और नाम है रेक्टिलीनियर मोशन, रेक्टिलीनियर मोशन। रेक्टिलीनियर मोशन या मोशन इन 1 डायमेंशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन, ये तीनों ही एक नाम है, इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि लेट अस सपोज कि एक पर्सन है जो स्ट्रेट रोड पे चला जा रहा है, वो ना लेफ्ट मुड़ रहा है और ना राइट मुड़ रहा है, तो उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए, है ना, हमें सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, लेट से कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है, हम लोग कोई भी डायरेक्शन यूज्यूम कर सकते हैं। या फिर हो सकता है वो ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा हो या फिर वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा हो। किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो वो आता है मोशन अंडर 1 डायमेंशन। ठीक, और स्ट्रेट लाइन लीनियर पाथ में। दूसरा है मोशन इन 2 डायमेंशन। इसका क्या मतलब है, तो जैसा कि नाम ही है 2 डायमेंशन, यहां पे हमें 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। 2 डायमेंशन कहां जरूरत पड़ेगी, जहां पे मोशन जो है वो एक प्लेन के ऊपर हो रहा हो, यानी कि अब लाइन पे ना होके, है ना, पूरे प्लेन पे हो रहा है। कि लेट अस सपोज कि, है ना, या इन्हीं चौक से मैं ऐसे बना दूं कि ये एक चौक है ना, ये 2 चौक है जो एक प्लेन को कंस्टिट्यूट करती है। ये चौक ऐसा एक प्लेन, एक सरफेस बनाती है। तो इस सरफेस के ऊपर अगर कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उसके मोशन को हम लोग कहेंगे 2 डायमेंशन। डायग्राम से अगर मैं बताना चाहूं तो लेट अस सपोज कि ये जो बोर्ड है उसके अंदर मैंने एक प्लेन बना दिया, ये एक हमारा प्लेन हो गया। ठीक, अब इस प्लेन में पार्टिकल जो है वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में जा सकता है। इस तरीके से, ये मान लो इनिशियल पोजीशन है, ये मान लो फाइनल पोजीशन है। तो इस तरीके के मोशन को डिफाइन करने के लिए, उसकी पोजीशन बताने के लिए, उसकी स्पीड बताने के लिए हमें 2 डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन। कि मान लो अगर पार्टिकल यहां पे है तो आप क्या कहेंगे कि इसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, तब जाके इसकी आप पोजीशन बता पाएंगे, तब जाके इसका आप डिस्टेंस बता पाएंगे कि ये कितना डिस्टेंस चला है। तो इस मोशन में देखिए क्या हुआ, 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ी है। या फिर प्रैक्टिकल
एग्जाम्पल भी अगर हम लोग लें, है ना, सेम रोड वाला, तो अब कैसा रोड आ जाएगा, ऐसा रोड आएगा जिसमें वो पर्सन, है ना, वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो सीधे चलने के बजाय अब लेफ्ट और राइट भी मुड़ सकता है। तो जब भी वो लेफ्ट या राइट मुड़ के चलेगा तो हमें एक सीधे वाला डायमेंशन जो है वो तो चाहिए ही होगा, उसके राइट या लेफ्ट वाला डायमेंशन भी चाहिए होगा, यानी कि एक ये डायमेंशन तो चाहिए ही, अब ये वाला डायमेंशन भी हमें चाहिए इसका पोजीशन लोकेट करने के लिए, या फिर कोई भी पैरामीटर, इसकी वेलोसिटी लोकेट करने के लिए, इसका एक्सेलरेशन लोकेट करने के लिए। यानी कि मोशन इन 2D में अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो वो पार्टिकल कैसा चल रहा होगा, प्लेन में चल रहा होगा, है ना, मोशन अलोंग अ प्लेन और मोशन इन अ प्लेन। होप कि आपको समझ में आया। तो सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट एक सरफेस के ऊपर मूव करता है तो हम उसे कहते हैं मोशन इन अ प्लेन। जैसे कि ये मेरा चॉक का जो टिप है वो इस बोर्ड पे कहीं पे भी चल रहा है, तो अब इस टिप का जो मोशन हुआ वो मोशन इन 2 डायमेंशन के अंदर आएगा। ठीक इसी तरीके से मोशन इन 3 डायमेंशन होता है, जिसमें 2 डायमेंशन के अलावा एक डायमेंशन और ऐड हो जाता है ना। तो अगर आप लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते हो, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट, तो यहां पे मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक्स, वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। या फिर ये कह सकते हैं कि जो स्पेस होता है ना, लाइक कोई भी चीज हवा में मैंने ऐसे रख दी, तो अब इसका लोकेशन, इसका पोजीशन बताने के लिए मुझे 3 डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। कैसे, देखिए, कि मैंने ये क्यूब बना दिया यहां, सॉरी, है ना, ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए, इस क्यूबिकल स्ट्रक्चर में अगर पार्टिकल कहीं जाता है, लेट अस सपोज कि ये किसी भी रैंडम पोजीशन में है, तो उसका लोकेशन बताने के लिए आपको उसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट चाहिए या जेड कोऑर्डिनेट चाहिए। तीनों ही कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट है उसका लोकेशन बताने के लिए। ऐसा हो सकता है कि वो एक प्लेन में आ जाए तो हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में ही डिफाइन कर देंगे, बट वो एक स्पेशल सिचुएशन हो जाएगी। अगर पार्टिकल प्लेन के अलावा कहीं भी थोड़ा भी बाहर निकलता है तो हमें तीनों डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि ये रूम है ना, इस रूम में अगर कोई भी पार्टिकल की पोजीशन बतानी है तो मुझे एक्स, वाई या जेड कोऑर्डिनेट, तीनों एक्स, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे, है ना। लाइक स्पेस हो गया, स्पेस में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए हमें 3 डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो होप कि आपको तीनों तरह के मोशन समझ में आया हो। मोशन इन 1D यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन 2D यानी कि मोशन इन अ प्लेन, या फिर मोशन इन अ सरफेस, ऑन अ सरफेस। तीसरा है मोशन इन 3D। मोशन इन 3D का मतलब है मोशन इन स्पेस। स्पेस में कहीं पे भी मोशन हो रहा हो तो हमें 3 डायमेंशन मोशन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि मोशन इन स्पेस, मोशन इन स्पेस। तो इन रियलिटी, है ना, अगर असलियत दुनिया की बात करें हम लोग, तो कोई भी मोशन जो है वो 3 डायमेंशन मोशन ही होगा। वो 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन मोशन नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग ले ले वो 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट होगा। तो उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए भी हमें तीनों डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। अजम्पशन क्या होता है हमारा ये पूरे मैकेनिक्स सेक्शन में, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, एक पार्टिकल की तरह मान लेते हैं। पार्टिकल यानी कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लिजिबल डायमेंशन, नो शेप एंड साइज, किसी का कोई साइज नहीं है, कोई शेप नहीं है, ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। ऐसा अज्यूम करने से क्या होगा कि उसका शेप इग्नोर हो जाता है ना। तो जो रोटेशन वाली इफेक्ट आएगी, मैकेनिक्स यानी कि रोटेशन से पहले तक की बात कर रहा हूं मैं, उसका जो शेप है उसकी वजह से रोटेशन वाला जो इफेक्ट आएगा वो इफेक्ट इग्नोर हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल या तो आगे जा सकता है या पीछे आ सकता है या लेफ्ट या राइट हो सकता है, वो घूमेगा नहीं जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को पार्टिकल मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल तो भाई पॉइंट साइज होता है, पॉइंट साइज के रोटेट होने का कोई मतलब नहीं बनता है। अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपने ही एक्सिस पे अगर वो घूमेगा तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी। ठीक, ओके।
तो हम लोग पहला अपना टॉपिक शुरू करते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन। देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी। ठीक, तो आप इसको लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एक बेसिक सा अजम्पशन रहेगा थ्रू आउट द मैकेनिक फर्स्ट सेक्शन में, क्या कि जो भी बॉडी है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसे हम पार्टिकल की तरह मान के चलेंगे। पार्टिकल का क्या मतलब है ना, ये भी क्लियर होना चाहिए आपको कि पार्टिकल का मतलब है पॉइंट ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट विथ नो शेप एंड साइज, जस्ट लाइक अ पॉइंट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हम उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के ही सॉल्व करेंगे। ठीक, ये पार्टिकल की बात हुई। अच्छा, और क्या टर्म्स है मोशन को समझने के लिए? तो सेकेंड पॉइंट जो है वो है रेफरेंस पॉइंट, कि मोशन के पैरामीटर्स को जानने के लिए, है ना, उनको डिफाइन करने के लिए हमेशा हमें एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए होगा जहां से हम सारे मेजरमेंट्स को ले सकें। यानी कि ओरिजिन हो गया जैसे हमारा XY कोऑर्डिनेट में, हम लोग क्या करते हैं, अनटिल अनलेस की कोई और लोकेशन और कोई पोजीशन हमें जो है कि फिक्स करनी है, हम क्या करते हैं, ओरिजिन को अपना रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं और वहां से सारे डिस्टेंसेस नापते हैं। हालांकि ये हमारे ऊपर होता है कि हमें किस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानना है, यानी कि किस पॉइंट को हमें फिक्स करना है और वहां से सारे पैरामीटर्स को मेजर करना है। ठीक, तो ये रेफरेंस पॉइंट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम लोग कहां से अपने पैरामीटर्स को, कौन से पैरामीटर्स, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, इन सब को नाप रहे हैं, इन सब को मेजर कर रहे हैं। तो रेफरेंस पॉइंट इज अ पॉइंट, है ना, कैसा पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, हम लोगों ने फिक्स किया होता है। पॉइंट फ्रॉम विच all measurements are taken, all parameters are measured। होप कि आपको क्लियर हो। जैसे कि हम लोग XY प्लेन की अगर बात करें ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, तो जैसे ओरिजिन को मान लिया जाता है, कोई भी पार्टिकल है जो रैंडम मोशन कर रहा है यहां से लेके यहां तक, तो अब हम इसकी पोजीशन बताएंगे, है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, तो कहां से बताएंगे, इसका डिस्टेंस कहां से बताएंगे, कोई ना कोई पॉइंट तो चाहिए होगा। तो उस पॉइंट को लेटर सपोज कि ओरिजिन ही हम मान लेते हैं, तो ये जो ओरिजिन है ना, ये क्या हो गया इस केस में, रेफरेंस पॉइंट हो गया, रेफरेंस पॉइंट। ठीक इसी तरीके से एक और चीज होती है रेफरेंस फ्रेम, है ना, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट की ही तरह जब हम कोई किसी प्लेस को, किसी जगह को अपना रेफरेंस मानते हैं तो उसे रेफरेंस फ्रेम कहा जाएगा। यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो उस प्लेस पे, उस जगह पे, या जो भी स्पेस है उस स्पेस में बैठ के मोशन को एनालाइज करेगा, यानी कि वो एक हमारा क्या हो जाएगा, रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है पोजीशन, है ना, कि भाई मोशन को डिफाइन करना है तो उसके लिए पार्टिकल का पोजीशन भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो पोजीशन को सिंपली कहा जाता है कि इट इज यूज्ड टू गिव लोकेशन, है ना, या फिर कह सकते हैं कि एड्रेस ऑफ मूविंग बॉडी at a particular instant of time। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमें ये तो बताना ही पड़ेगा कि पार्टिकल है कहाँ पे, पार्टिकल की पोजीशन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, तो उसे टर्म दिया गया है पोजीशन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कि नंबर सिस्टम, नंबर लाइन को हम लोग यूज करते हैं पोजीशन बताने के लिए। ठीक, तो जैसे ये 0 हो गया, 1 2 3, इस तरीके से इधर भी इनफाइनाइट और इधर -1 -2 -3, इस तरीके से ये हमारी नंबर लाइन होगी। कोई पार्टिकल, है ना, t = 0 यानी कि इनिशियल टाइम, हो सकता है कि वो
एट x इक्वल टू 2 पे प्रेजेंट हो, है ना, इनिशियल पोजीशन। तो ये पोजीशन बताना जरूरी है उसके मोशन को एनालाइज करने के लिए कि एट t इक्वल टू 5 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड बाद या 50 सेकेंड बाद पार्टिकल किस पोजीशन पे पहुंचा है। इसी तरीके से स्पेस में या प्लेन में भी पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन करनी पड़ सकती है। लाइक XY प्लेन की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो हो सकता है कि पार्टिकल यहां से इनिशियल पोजीशन से किसी रैंडम पोजीशन 2 पे चला गया, 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पे चला गया। तो यहां पे भी हमें उसकी लोकेशन डिफाइन करना जरूरी है कि वो पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 इनिशियल पोजीशन पार्टिकल का कहां है। होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। पोजीशन जो है, पॉइंट्स बता देते हैं कि पोजीशन जो है, पोजीशन नापने के लिए रेफरेंस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। रेफरेंस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट टू मेजर पोजीशन। पोजीशन को नापने के लिए रेफरेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पोजीशन जो है उसकी SI यूनिट है मीटर, है ना, कि कितने मीटर पे है यार पार्टिकल की लोकेशन, 2 मीटर पे है, 3 मीटर पे है, तो इसकी जो यूनिट है वो मीटर है। आप किलोमीटर भी लिख सकते हैं, बट SI यूनिट की अगर हम लोग बात करेंगे तो मीटर लिखा जाएगा। CGS यूनिट की अगर बात करें तो सेंटीमीटर में लिखा जाता है, ठीक। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात कि पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। याद कीजिए, जब मैंने वेक्टर पढ़ाया था तो बताया था कि कोई भी क्वांटिटी 2 तरह की होती है, एक्चुअल में 3 तरह की होती है, बट टेंसर क्वांटिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये कौन सी क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है तो यानी कि इसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ेगी, है ना, बिल्कुल पड़ेगी यार। क्यों, क्योंकि पोजीशन किसी भी पार्टिकल का, है ना, मैग्नीट्यूड तो चाहिए। लाइक अगर हम किसी एक रेफरेंस पॉइंट से कह देते हैं कि पार्टिकल की पोजीशन 3 मीटर है, तो 3 मीटर तो यार वो यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है और यहां पे भी हो सकता है। 3 मीटर है यार सबसे, ये मान लो रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन सॉरी, तो ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है। तो ये कैसे डिफाइन करेंगे कि पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी उसके साथ देना पड़ेगा, है ना, कि पार्टिकल इज प्रेजेंट टुवर्ड्स ईस्ट या ऑन एक्स एक्सिस, या फिर 3 मीटर यहां पे है ना, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है ये बताना पड़ेगा, है कि नहीं। तब तो पोजीशन का मतलब कंप्लीट होगा कि हाँ ये पोजीशन है और इस डायरेक्शन में है। यानी कि पोजीशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है उसे R से डिनोट किया जाता है कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। लेट्स से कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन ये है, यहां पे हम कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x, y, है ना, कहीं पे भी है इस प्लेन में, तो उसका रैंडम पोजीशन जो है x, y, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। अब इसे वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है ये हमने पहले ही देखा है कि वेक्टर r विल बी इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एट पॉइंट A। इस तरीके से हम लोग पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे। होप कि आपको समझ में आ रहा हो। इस तरीके से पार्टिकल कहीं रैंडम पोजीशन पे भी जा सकता है। लाइक यहां चला गया अगर पार्टिकल, लेट से यहां पे x1, y1 हो गया इसका पोजीशन, तो फिर हम क्या लिख देंगे उस केस में, लेट r डैश और r1 भी x1 i कैप प्लस y1 j कैप, इस तरीके से, है ना। x1 y1 कोई भी कांस्टेंट कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, ठीक। अब ये जो पोजीशन है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो पोजीशन है, जो वेक्टर है, वो भी डिपेंड करेगा कि आप कहां से देख रहे हैं, है ना। इन सब में क्या क्लियर है कि हमने ओरिजिन से नापा है, क्योंकि x, y जो कोऑर्डिनेट है वो किसके रिस्पेक्ट में, वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में।
पर ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम लोग ओरिजिन के ही रिस्पेक्ट में किसी की पोजीशन दे, हम लोग किसी भी अनदर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में भी दे सकते हैं। आइए उसे समझते हैं कि दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन कैसे लिखी जाती है। ठीक, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, इसके अंदर लेटेस्ट सपोज कि एक पार्टिकल यहाँ है, दिस इज ए, एंड एक पार्टिकल यहाँ है, दिस इज बी। ठीक, दोनों के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 एंड दिस इज x2, y2। दोनों के इंडिविजुअल पोजीशन वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं। ये मान लेते हैं RA, सॉरी, और ये मान लेते हैं RB। ये दोनों पोजीशन वेक्टर है A और B के, यानी कि अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो उसका पोजीशन RA हो जाएगा, एंड RA विल बी गिवन बाय x1 i कैप प्लस y1 j कैप, एंड RB विल बी गिवन बाय x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ठीक, ये दोनों पोजीशन वेक्टर है किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। लेकिन मान लीजिए कि अब ये दोनों अलग अलग पार्टिकल हैं और पार्टिकल B को A ऑब्जर्व करना चाहता है ना? A ऑब्जर्व्स, पार्टिकल A ऑब्जर्व्स पार्टिकल B। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि B का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू A बताना पड़ेगा, है ना? कि ठीक है, वहां से मैं 2 मीटर की दूरी पे था, एक सेकंड पर्सन है वो एक उस फिक्स पॉइंट से 3 मीटर की दूरी पे था, बट मेरे रिस्पेक्ट में ये पर्सन कितना दूरी पे है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना? क्या बोला हम लोगों ने? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब इसे लिखते कैसे हैं? जैसे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज रिटन बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हमें मालूम है क्या है? x2 i कैप प्लस y2 j कैप। लिख देते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप, है कि नहीं? ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं ना, एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हमने कार्टेशियन फॉर्म में किया है, तो क्या लिख देंगे? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है? यानी कि b को a देख रहा है, a देख रहा है, तो पोजीशन वेक्टर कैसे बनाया जाता है? b की तरफ, इस तरीके से। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, है ना? कोई भी मान लो ये दो पार्टिकल हैं, लेट अस सपोज कि ये P है और ये Q है। अब हमें चाहिए पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, यानी कि Q देख रहा है पार्टिकल P को, तो पोजीशन वेक्टर कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q कैसे लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q क्या लिख देंगे? RP माइनस RQ। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ RP और RQ क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया होगा, लाइक जैसे हमने ये एज्यूम किया x1 i कैप प्लस y1 j कैप। कुछ भी नहीं दिया है तो किसके टर्म्स में होगा? वो ओरिजिन के टर्म्स में होगा। तो होप कि आपको पोजीशन वेक्टर अच्छे से क्लियर, जब भी पोजीशन की बात तो आएगी हमारे माइंड में डायरेक्टली ये चीज आनी चाहिए कि अच्छा ये तो वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी पहले डिफरेंशिएट हो जानी चाहिए कि वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो पोजीशन को हमने देखा क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना आना चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म में भी और नॉर्मल फॉर्म में भी। ठीक, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक। बहुत ही बेसिक चीजें हम लोगों ने डिफाइन की, है ना? अभी कुछ ऐसे ही बेसिक टर्म्स डिफाइन करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे आएंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी और स्पीड की। तब तक के लिए एटोमिया क्लासेस को देखते रहिए। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन करके आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है और गूगल ड्राइव का लिंक जो है वो हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।